नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960860894834455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 13 अप्रैल और थोड़ा सा ये वाला जो हमारा आज का ये है वो थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफी। बाकी हम स्टार्ट कर लेते हैं। 13 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुले का बर्थडे, गवर्नर के बारे में चीजें, फेक न्यूज क्या क्या चल रही हैं, एनजीटी काफी ज्यादा न्यूज में हमेशा रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडिया का पेटेंट व्यवस्था क्या चल रही है और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। देखिए भाई, सबसे पहले है महात्मा ज्योतिबा फुले। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले को उनके बर्थडे पर, जो कि 11 अप्रैल को आता है, उसके लिए क्या दी है, यहाँ पर जो एक ट्रिब्यूट होती है वो यहाँ पे प्रोवाइड करी है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये ट्रिब्यूट क्या है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है। देखिए भाई, जो ज्योतिबा फुले हैं वो भारत के वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स हैं। मतलब कि बहुत जबरदस्त, जिन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए काफी सारा यहाँ पर काम किया है। काफी सारी चीजें इन्होंने अनटचेबिलिटी के माध्यम से जो है वो करने की कोशिश करी है। जो कि राइटर भी थे, लिखते भी काफी अच्छा थे। कास्ट सिस्टम के ऊपर, जिन्होंने अस्पृश्यता के ऊपर, जाति व्यवस्था के ऊपर, महिलाओं की मुक्ति के लिए काफी सारी चीजें करी है। इनकी सबसे फेमस बुक का नाम है गुलामगिरी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और श्वेतक रायचा, ये भी आपको याद रखना है। श्वेतक रायचा, असूद, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इनकी शादी काफी जल्दी उम्र में हो गई थी, तो इसके बाद जो है इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना वगैरह सब कुछ सिखाया था। और इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था, आपको पता ही है सब लोगों को, सावित्री बाई फुले। इन्होंने हर तरीके से जितनी भी फीमेल हैं, अलग अलग वर्ग, धर्म, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से लड़कियां जो भी हैं, उन सभी का स्वागत किया। और वहां पर उन लोगों ने मिलकर के पढ़ाई करी, इन्होंने स्कूल खोले अपने खुद के एक्सपेंस पर। और साथ ही साथ इन्होंने बाल विवाह विधवा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी करा। इन्होंने यहाँ पर एक शिशु हत्या रोकथाम केंद्र भी खोला था, जहां गर्भवती विधवाओं को सुरक्षित रूप से शिशुओं को जन्म दे सकते थे और उनकी देखभाल भी कर सकते। अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा जिस पर्सन ने काम किया है इस पूरी अनटचेबिलिटी और स्पर्शता को खत्म करने के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए, वो है ज्योतिबा फुले। उनके बाद फिर भीमराव अम्बेडकर और भी काफी सारे हैं। इनका विवाह सावित्रीबाई फुले से हुआ था, जिन्हें भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। और इन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग ली थी भारत की, ये वो थी सिंथिया फेरारा। इन्होंने जो है इनसे ट्रेनिंग ली थी। ये जो है ज्योतिबा फुले, ये अपने थॉमस पेन की द राइट्स ऑफ मैन नामक बुक से काफी प्रभावित थे। और ये जानते थे कि सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए महिलाओं और निचली जाति के सदस्यों का खासा जो है आगे बढ़ने की उनकी जरूरत है। इन्होंने एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट समाज बनाया था, सत्य शोधक समाज, जिसको इंग्लिश में हम कई बार ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी भी कहते हैं, क्योंकि ये सत्य शोधक, सत्य को पहचानने के लिए समाज के रूप में एस्टैब्लिश किया गया है। सत्य शोधक समाज में सारे पिछड़ी, अछूत जाति, सबके यहाँ पे धर्म के लोग शामिल थे। इसके सदस्य जो थे वो ज्यादातर पहली पीढ़ी के पेशेवर, क्लर्क और ऐसे किसान थे जो जाति की वजह से बहुत ज्यादा दबे हुए थे। वंचित समुदायों में शिक्षा बढ़ाने का उद्देश्य, गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा, जो धन की कमी के कारण अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पा रहे हैं, ईमानदार छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करना, ये सब काम इन्होंने यहाँ पर इस पूरे के पूरे में किए हैं। इन्होंने बहुत से न्यूज़पेपर भी स्टार्ट करे हैं, जैसे कि दीन बंधु, श्वेतकाचार्य, कावेरी, ताकि जितने भी सत्य शोधक है उनकी आवाज को यहाँ पर उठाया जा सके। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को याद रखना है। सीधा सीधा इस पूरे के पूरे टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट बनता है। समझ रहे हैं सब लोग?
एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि इनकी बुक का नाम क्या था, इन्होंने इस पे क्या काम करा, इन्होंने इस पे क्या काम करा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो पूरा ये ज्योतिबा फुले का टॉपिक है, ये मैं कहूंगी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से लर्न करना है। आपने इस पूरे टॉपिक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। और ये भी आप पूरा यहाँ पर इनके बारे में कंप्लीट कर लीजिएगा। इन सब से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो इसको आप यहाँ पर पूरी पूरी तरीके से इसको पढ़ना शुरू कीजिए, लर्न करना शुरू कीजिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट गवर्नर के ऊपर। अब यहाँ पर डीएमके के सहयोगी तमिलनाडु के राज्यपाल के विरुद्ध जो है काफी प्रदर्शन हो रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि विधेयकों को रोकना, क्योंकि आप भी जानते हैं कि गवर्नर के पास बिल साइन होने के लिए आता है स्टेट असेंबली द्वारा। जब तक बिल साइन नहीं होगा गवर्नर का, गवर्नर साइन नहीं करेंगे, तब तक वो बिल पे आगे पास नहीं होगा। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं भली भांति। तो उसी प्रकार से ये चीज है कि अब जो है डीएमके की सरकार है यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर तमिलनाडु के राज्यपाल के विरुद्ध प्रदर्शन करने की बात की है। क्यों? क्योंकि विधेयकों को रोकने की राज्यपाल की शक्ति के संबंध में जो राज्यपाल ने वहां पर टिप्पणी करी थी, उसके बाद तमिलनाडु में राजनीतिक जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण जो है वो देखने को मिल रही है। राज्यपाल ने ये कहा था कि यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा रोक दिया जाता है तो वो विधेयक खत्म हो जाता है। इस बात पर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कड़ा विरोध किया। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि राज्यपाल के पास इस प्रकार की क्या ऐसी शक्ति है, क्या है इस पूरे की पूरी शक्ति का मामला क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज तो इस शक्ति में ये बात आती है कि राज्यपाल के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 153 से 167 तक लिखा हुआ है, और साफ साफ ये बताया गया है कि राज्यपाल राज्य के मुख्य कार्यकारी होते हैं। सभी लोग जानते भी हैं इस बात को। जैसे प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द स्टेट, वैसे ही ये भी होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये आपको एक मतलब चीज याद होनी चाहिए। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पार्ट 6 में है, क्योंकि पार्ट 5 में प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ। आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक प्रेसिडेंट दिया हुआ है, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर हर स्टेट का एक गवर्नर होता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजन और है हमारे यहाँ पर कि अगर हम लोग यहाँ पर एक स्टेट से ज्यादा, मतलब दो या दो से स्टेट से ज्यादा एक गवर्नर को रखना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट से ये चीज लेके आई गई थी 1956 में कि एक ही पर्सन को दो से ज्यादा स्टेट का भी बनाया जा सकता है। जैसे कि एक ही स्टेट में, जैसे एक आनंदीबेन पटेल है, उनको ही यहाँ पर आप जो है दो स्टेट का बना सकते हो, जैसे यूपी का भी और एमपी का भी, इस प्रकार से, ठीक है। गवर्नर जो है वो ना तो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, ना ही कोई और किसी चीज के थ्रू। गवर्नर को सीधा सीधा कैसे लेके आया जाता है? गवर्नर सीधा सीधा यहाँ पर आते हैं प्रेसिडेंट की मर्जी पर, ठीक है। क्वालिफिकेशन सिर्फ दो लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत के नागरिक, और मिनिमम एज उनकी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। मैक्सिमम एज नहीं लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नर जो है वो 5 सालों तक ऑफिस होल्ड करते हैं, और बाकी ये 5 सालों में प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट का भी सीन रहता है। कभी भी वो रेजिग्नेशन लेटर लिख के दे सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। गवर्नर की पावर में देखे तो भाई सबसे पहले कार्यकारी शक्ति उसमें क्या आता है? सबको अपॉइंट करने की, जैसे कि चीफ मिनिस्टर को और बाकी सारे जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लोग होते हैं, मंत्रिपरिषद। राज्य में जो चुनाव आयुक्त होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, महाधिवक्ता, उसके लिए भी। और स्टेट के जो पीएससी होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको भी यही जो है इनकी जिम्मेदारी होती है अपॉइंट करने की। ये सारी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, ठीक है। और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या है? लेजिस्लेटिव क्या होता है? विधायी शक्तियां। ये कभी भी राज्य मंडल का मतलब बुला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, बिल्स को रोकने की पावर रखते हैं। वित्तीय शक्ति भी है इनके पास, मनी बिल्स, जो अगर कभी भी वित्त विधेयक आता है, धन विधेयक, सॉरी वित्त विधेयक नहीं, धन विधेयक, तो धन विधेयक इनकी मर्जी के बिना कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। और इन्हीं के कहने पर फाइनेंस कमीशन बनाई जाती है, और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5 साल बाद ये आयोग का गठन करते हैं। इनकी ही कानूनी न्यायिक शक्तियां भी हैं, जैसे कि कभी भी ये जो है किसी भी पर्सन को यहाँ पर
डेथ पनिशमेंट से बचा सकते हैं। बस ये याद रखिएगा, डेथ पनिशमेंट की पावर इनके पास नहीं है, बाकी सब चीजों से बचाने की पावर इनके पास होती है। बाकी प्रॉब्लम क्या है कि कभी भी इनकी नियुक्ति के लिए संविधान में कोई एक वर्णन ही नहीं दिया हुआ कि इनको नियुक्त किया कैसे जाएगा। असल में नियुक्ति के लिए पूरा जो प्रोसेस होता है ना, वो कहीं पर भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। ठीक है, नियुक्ति के लिए कोई प्रोसेस नहीं दिया गया है इनके पास, इनके लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर इनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं है कि इनको हटाया जाएगा, कब हटाया जाएगा, कैसे होगा। एक सिंगल तरीका नहीं है, इनको हटाना कभी भी पॉसिबल है। ठीक है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं है इनके लिए कुछ भी। समझ रहे हैं सब लोग। और साथ ही साथ इनके पास विवेकाधीन शक्तियां भी है कि भाई ये कभी भी राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को अपने पास संभाल के रख सकते हैं कि इस बिल के ऊपर राष्ट्रपति का विचार लेकर के इसमें आगे डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के विचार के ऊपर जो है ये बिल को रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक इसके अंदर याद रखना। और साथ ही साथ आर्टिकल 200 जो है गवर्नर के लिए, वो भी यहाँ पर बनाया गया। आर्टिकल 200 वो ये कहता है कि भाई गवर्नर की मर्जी है कि वो किसी भी बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं। कभी भी किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए, बिल को पास किए बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए उस बिल को रिजर्व करके रखने की जिम्मेदारी गवर्नर की हो सकती है। यदि कोई भी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी चीज को वायलेट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई किसी भी कॉन्सेप्ट को वायलेट कर रहा है, तो उसको रिजर्व करके रखा जा सकता है। ठीक है, अब या तो वो बिल को पास कर दे, स्वीकृति दे दे, सहमति देने से मना कर दे, वापस लौटा दे कि भाई इस बिल को दोबारा से चेक करके लेकर के आया जाए। सारी पॉसिबिलिटीज हैं ये वाली। ठीक है, समझ रहे हैं ना सब लोग, पॉसिबिलिटीज ये भी है। फिर साथ ही साथ अगर बिल कभी वापस लौटा दिया जाता है विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए, तो सदन यहाँ पर इस विधेयक पर दोबारा विचार कर सकता है और इस तरीके से बिल पास होता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर यही वाली लाइन अनुच्छेद 200 ही कहता है कि वो संभाल के भी रख सकते हैं। अगर कोई भी विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए संभाल के रखा जाता है, तो राष्ट्रपति या तो उस पर सहमति दे या अपनी सहमति देने से मना कर सकते हैं। बस ये बात है कि वो धन विधेयक ना हो। मनी बिल में ये पावर लागू नहीं होती। बाकी जितने भी ऑर्डिनरी सामान्य विधेयक होते हैं उसमें वह बात लागू करती है। और कोई भी विधेयक उपरोक्त प्रकार से अगर लौटाया जाता है, तो सदन या सदनों द्वारा ऐसे संदेश की प्राप्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर भीतर इसको पास करवाना जरूरी होता है। और बाकी 200 या 201 में कुछ खास ऐसी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, इसके बाद आगे के लिए क्या है भाई ये चीज कि आर्टिकल 356 जब प्रेसिडेंट का शासन लगाया जाता है, वो केवल बेहद गंभीर मामलों में अंतिम उपायों के रूप में ही लगाया जाना चाहिए, ऐसा बी आर अम्बेडकर का कहना था, वरना इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है। गवर्नर का जो टर्म है वो 5 सालों के कार्यकाल को कुछ अति आवश्यक कारणों को छोड़कर कभी भी भंग नहीं किया जाना चाहिए। और गवर्नर को सतत 5 सालों का मिलना चाहिए। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में, गवर्नर को पूरा पूरा 5 साल मिलते ही नहीं है असल में। गवर्नर के लिए यहाँ पर कई कई बार तो बीच में कभी भी उनको हटा दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, अगला है हमारा फेक न्यूज, फर्जी खबरें। क्या मंचों को फर्जी खबरों को हटाना चाहिए? देखिए, हमारी जो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उन्होंने ये सिर्फ साफ साफ इसमें जो 2021 में अधिनियम आया था उसको संशोधन किया है। और इस संशोधन में केंद्र सरकार को गलत सूचना और फर्जी समाचार के लिए जो है एक पूरा यहाँ पर एक एक नई तरीके से, जैसे होता है ना कि फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम, रमी, पोकर, ऐसी जो एप्स है ना, उसमें जो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज फैलाई जाती है उसको रोकने की बात की गई है। फेक न्यूज होती क्या है? फेक न्यूज एक ऐसी खबर होती है, ऐसी खबरें कहानियां जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती है। दो प्रकार की होती है ऐसी झूठी कहानियां, जो जानबूझकर प्रकाशित की जाती है ताकि लोग असत्य बातों पर विश्वास करें और उसको पढ़ने पर किसी वेबसाइट पे जाए। उसके बाद ऐसी कहानी जिसमें कुछ सच्चाई हो सकती है लेकिन वो सटीक नहीं है। विश्व स्तर पर स्नोप्स और भारत में फॉक्स स्लेयर, ऑल्ट न्यूज, ऐसे कुछ मंच है जो फर्जी फर्जी खबरों को पर्दाफाश करने में मदद करते हैं। लेकिन अभी इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं आया, क्योंकि वही बात है अभी कि स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस पे काफी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया अभी यहाँ पर सही से इसके ऊपर काम नहीं किया है।
इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन भी है जो कि यहाँ पर इस पूरे को चेक करता है, लेकिन ये टीवी पे चलने वाली चीजों को देखता है, सोशल मीडिया पे इसने अभी भी नहीं देखा है। अब यहाँ पर हमारा अगर कानूनी कार्यवाही की बात करें तो कानूनी साधनों में हमारे पास आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड में, यहाँ पर मानहानि से संबंधित बात दी गई है धारा 499, धारा 500 में। और धारा 153 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या बेतहाशा गैर कानूनी तरीके से कोई भी दंगे करवाता है, भड़काता है किसी को, किसी भी तरीके से उसको पता है कि भाई ये पूरी जो न्यूज है दंगे भड़काने का काम कर सकती है, तो उसको, व्यक्ति को यहाँ पर उस दंगे भड़काने के लिए उत्तरदायित्व मान करके यहाँ पर जेल तक भी भेजा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, इसमें भी यही बताया गया 2021 के अधिनियम में कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों को परिभाषित किया गया है। ठीक है भाई, ऐसे कुछ कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा जो ऐसे मंच पे जा करके इस तरीके की जो चीजें गलत हो रही हैं उनको यहाँ पर पर्दाफाश करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ इनके संशोधन की अगर मैं बात करूं, अभी इनके संशोधन की मैं स्पेशली बात करूं तो अभी यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी ऐसी इंफॉर्मेशन को हमें सामने लेकर के आने में मदद करेगा। पीआईबी बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, यहाँ पर सारी की सारी, अगर आप कभी नोटिस करोगे तो पीआईबी आपको पूरी फेक न्यूज के बारे में सही जानकारी देता है कि भाई ये गलत न्यूज है, ये ऐसा है वैसा है, सारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक तरीके से प्रोवाइड करवा देता है। आप इसको जरूर पढ़ के देखिएगा। ये जो पूरी यहाँ पर ये पीआईबी है, ये फैक्ट चेकर के रूप में काम करती है। ठीक है, फिर इसके बाद यदि सरकार द्वारा किसी सरकार को फर्जी घोषित किया जाता है तो समाचार संस्था उसकी स्थिति भी हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है एक अमेंडमेंट में ये बताया गया है कि किस तरीके से अगर आपको अधिकार है, जैसे कि आपको अपनी पूरी तरीके से हर चीज का अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन उसमें भी आपको गोपनीयता और पारदर्शिता को कैसे संभाल के रखना है, किस प्रकार से बैलेंस बना के रखना है, वो भी इसमें बताया गया है। ठीक है भाई, बाकी इसकी काफी सारी और चिंताएं भी हैं अलग अलग तरीके की, क्योंकि अभी जो है, अभी जो रियल मनी गेम्स हो रही हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसके अंदर बेटिंग होना, जुआ, ये सब चीजें बहुत ज्यादा कॉमन शामिल हो गई हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा बेटिंग गेम्स, ऑनलाइन गेम्स का सारा जो चीजें हैं वो किसके अंडर आता है, ये सारा मुद्दा जो है वो किस में आता है, वो स्टेट के अंडर आता है। तो स्टेट यहाँ पर जो है अपने हिसाब से सट्टेबाजी, जुए, इन सबको नियंत्रित करते हैं, तो ये संघीय विवादों को बल देने में हेल्प मिलेगी। तो यही आपको इस पूरे को याद रखना है, इस पूरे को लिख लीजिए अपने नोट्स में। सीधा सीधा सवाल जो है इस पूरे से बन सकता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन बन सकता है पूरे टॉपिक से, इस पूरे को आप लिख लो, इस पूरे को नोट कर लो, और जो भी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो आप लोग उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बना बना के अपने नोट्स में एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी काफी ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, एनजीटी यहाँ पर क्या चीज है, एनजीटी अब हम यहाँ पर समझते हैं कि एनजीटी चीज क्या है। देखिए, एनजीटी जो है यहाँ पर बेसिकली एक बहुत बड़ी, ग्रीन, ग्रीन का मतलब समझिए हरित, हरित लेवल पे पूरी एक संभालने वाली, इन्होंने यहाँ पर अभी रिसेंटली ग्रेट निकोबार द्वीप को की परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें 72,000 करोड़ रुपए जो है उसके प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। असल में एनजीटी सारी सारी किस चीजों को देखती है, हमारे एनवायरमेंट से जुड़े हुए। ठीक है, 2010 में इसको बनाया गया था, और ये जो है अभी 5 जोन है इसके, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट में इसके 5 अलग अलग जोनल बने हुए हैं। और यहाँ पर इसकी जो मेन हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में। बाकी सेंट्रल जोन के हेडक्वार्टर भोपाल में है, ईस्ट के कोलकाता, साउथ के चेन्नई और वेस्ट के पुणे में है। इस ट्रिब्यूनल में सबसे ऊपर जो है अध्यक्षता एक ऐसे अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो प्रधान पीठ में बैठता हो, और कम से कम 10 किंतु 20 से कम न्यायिक सदस्य यहाँ पर विशेष वेश अलग जगह से हो सकते हैं। और इसका जो चेयरमैन होगा वो हमेशा कौन होता है, इसका चेयरमैन हमेशा ही सीजेआई या फिर कोई चीफ जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, आगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जितने भी फॉरेस्ट के जुड़े हुए मामले हैं, इस प्रकार के जितने भी मामले हैं उनको ये सॉल्व करने की क्षमता रखता है। ठीक है,
यहाँ पढ़ेंगे सब लोग। इसकी जो पूरी पावर आती है यहाँ पर, डिस्पोजल ऑफ केसेस, पर्यावरण संरक्षण और वनों, प्राकृतिक संसाधन, प्रभावी निपटान, इन सब चीजों की यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। लीगल राइट्स के ऊपर है। व्यक्ति और संपत्तियों को जो नुकसान होता है उनसे जुड़े हुए जो मामले होते हैं उसको राहत मुआवजा देने के लिए जो है इसमें ये सारे काम जो है ये देखता है। इस अधिकरण की दिल्ली में मुख्य पीठ जो है वो भी बनी हुई है, और पूरा जो है ये अपने तरीके से यहाँ पर काम देखता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की तरीके से काम चलाता है पूरा। और बाकी यही है कि अगर जो भी इनके पास कोई केस आता है ये 6 महीने के अंदर अंदर इनको सॉल्व करना होता है। सारी की सारी एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीजें, एनवायरनमेंट के जुड़े हुए हार्म्स मैनेजेस, सारी चीजों को ये सॉल्व करने की क्षमता रखता है। समझ रहे हैं भाई सभी लोग? ये भी एक हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंडियन पेटेंट रिजाइन। बेंडाक्यूलिन दवा पर पेटेंट निर्णय 2025 टीबी लक्ष्य की कुंजी हो सकता है। इंडिया ने अभी जॉनसन एंड जॉनसन की जो पेटेंट आया है जिसमें टीबी के लिए बेडाक्यूलिन ड्रग के ऊपर बात की गई है उसको रिजेक्ट कर दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी इनके पास इस दवा का पेटेंट है, लेकिन ये पेटेंट जो है वो जुलाई 2023 में समाप्त हो जाएगा, तो उन्होंने दोबारा आवेदन किया है इसके लिए। ठीक है भाई। बेडाक्यूलिन जो है वो एक तरीके की ऐसी ड्रग होता है जो कि टीबी को बचाने में, टीबी से बचने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि भारत का जो लक्ष्य है वो 2025 तक भारत में टीबी को खत्म कर देना है। तो अभी हम इसके लिए आधे तो पहुंच ही चुके हैं इस पर। ये एक मतलब मुंह से लेने की दवाएं हैं तो उसका सेवन करना भी बहुत आसान होता है। इंडियन पेटेंट रिजाइम में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इंडियन पेटेंट जो है वो पेटेंट एक्ट 1970 के हिसाब से चलते हैं। पेटेंट किस चीज को मिल जाता है? जो भी आपने अपने हिसाब से कोई नई चीज आविष्कार करी है, कुछ ऐसा उत्पाद जो है निकाला है जो ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, नया हो सकता है, कोई ह्यूमन काइंड को सर्व करता है, और उसके जो आपने जो उसको पूरा इन्वेंट करा है वो सार्वभौमिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। इसका जो उपयोग है वो सक्षम होना चाहिए, और पेटेंट्स एक्ट 1970 के तहत इसको रजिस्टर कराना चाहिए। और इसकी दिलचस्प बात यह है कि मूल भारतीय पेटेंट अधिनियम ने फार्मास्यूटिकल उत्पादों को पेटेंट संरक्षण रक्षण प्रदान नहीं किया है। ठीक है। अब पेटेंट जो है यहाँ पर, इससे यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया और यूएस के पेटेंट के स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो अधिनियम है उसमें सेक्शन 3 के ऊपर बात आती है। यहाँ पर सेक्शन 3 में एक ज्ञात विधि का उपयोग करके शब्द जो है वो यूज किया गया है, और सेक्शन 3 जो है हमें एवरग्रीनिंग के रूप में जाना जाता है। तो पेटेंट जैसी चीज जो आपने खुद से बनाई है, बहुत ही अच्छे से किया, उसके लिए आपको एक कंपलसरी लाइसेंसिंग की भी जरूरत होती है। ठीक है, अनिवार्य लाइसेंसिंग चाहिए जिसमें आप यहाँ पर संहिताबद्ध और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप उसको पूरा चलाएं। इंडियन पेटेंट एक्ट में अगर आपका मान लीजिए लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आपको आपको विद इन 3 इयर्स दोबारा से लाइसेंस मिल सकता है। अनिवार्य लाइसेंस देने के पीछे उद्देश्य क्या है भारत का? भारत में व्यावसायिक स्तर पर पेटेंट किए गए आविष्कारों की कार्यप्रणाली को संरक्षित रखना है, ताकि किसी भी आविष्कार पर काम करने या विकसित करने वाले किसी भी व्यक्ति के हित में पूर्वाग्रह ना हो जाए। ठीक है भाई। पेटेंट होल्ड काफी ज्यादा मनी इसमें इन्वेंट सस्पेंड करते हैं पूरी इन्वेंशन करने के लिए, काफी सारी चीजें उसमें ऐड करने के लिए। तो वही है कि अगर आप कुछ भी इनोवेशन करना चाहते हैं तो इसके तहत किया जा सकता है। फिर है अगला टॉपिक हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कई देशों ने अनुकरण किया है। एक पेपर आया स्टैकिंग अप दी बेनिफिट्स। ठीक है, लेसन्स फ्रॉम इंडिया डिजिटल जर्नी। आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके हेडक्वार्टर यूएसए में है, वॉशिंगटन में, उन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बताया जो कि इंडिया ने यहाँ पर बनाने की कोशिश करी, और ये बहुत से देशों के लिए एक साबित हो सकता है कि वो भी इस चीज को यहाँ पर अपने देश में लागू कर सकते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना, ऐसे सिस्टम बनाना, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो कि सबके लिए ओपन अप हो। इंडिया स्टैक यूज किया जाता है इसके लिए, जिसमें आप आधार को ले लो, आप यूपीआई ले लो, आधार से जुड़ी हुई सारी पेमेंट सर्विसेज, डिजी लॉकर, अकाउंट का जुड़ा हुआ सारी चीजें यहाँ पर जो है वो आप ले सकते हैं। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
यहाँ पर मानव पूंजी के संचय और विकास के प्रोत्साहन के उद्देश्य से काफी बेहतर साबित हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, भुगतान करने के मामले में, वित्तीय सेवाओं के मामले में काफी हमें बेटर बना सकता है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में कई जगह पर लिटरेसी लेवल कम है, लोगों को डिजिटल नॉलेज कम है। तो सरकार तो बिल्कुल ये कोशिश करती है कि डिजिटल जितनी भी चीजें वो सभी नागरिकों तक पहुंचे, ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज इलाकों में, विकलांग लोगों के लिए। लेकिन हर बार ये पहुंचाना थोड़ा समस्या में ले लेता है। प्लस सबसे बड़ी चीज है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रिवेसी सबसे बड़ा कारण है। गवर्नमेंट को इस तरीके से सारी चीजें सुनिश्चित करनी चाहिए कि जानकारी जितनी भी है उसमें फ्रॉड कम से कम हो, गोपनीयता बनी रहे, पारदर्शिता रहे लेकिन गोपनीयता बनी रहे उसके अंदर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना भी विकास और कार्यान्वयन करना है उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति और समर्थन की खूब आवश्यकता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण निवेश करने की भी जरूरत है। सरकार की जितनी भी यहाँ पर परियोजनाएं हैं उसमें बजट की कमी का सामना भी काफी ज्यादा देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत है वो यहाँ पर लेने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सभी नागरिकों को जो आर्थिक सामाजिक स्थिति में उनकी भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना डिजिटल सेवाओं का आनंद मिलना चाहिए। जितनी भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज हैं, वाईफाई जैसी चीजें हैं, वो जितने भी ग्रामीण और दूरस्थ इलाके हैं वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तभी ये पूरा जो इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड लेवल पे जा सकता है। लेकिन व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग ना हो। आप सभी ने सुना है यहाँ पर ओटीपीज आना, स्कैम हो जाना, ये सब चीजों का जो अलग से एक पूरा सिस्टम है सरकार द्वारा वो बनाना चाहिए। साथ ही साथ ट्रेनिंग देना। आरबीआई ने अपने लिटरेसी कैंप चलाया, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी कैंप चलाया। इस तरीके से लिटरेसी कैंप, वॉलंटरी वर्क को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। राइट। चलिए, ये देखेंगे सब लोग यहाँ पर डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल चीजों को किस तरीके से बनाया, बेटर बनाया जा सकता है। ये है उसके डिजिटल इंक्लूजन के पैरामीटर्स। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। डिजिटल जो आपका मान लीजिए कोई ऐसे राइटिंग का टॉपिक आता है तो आप उसमें इस पूरे को नोट कर सकते हैं कि डिजिटली ये चीजें हमें काम में आ सकती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है। मियावाकी मेथड जो है जापानीज एक बॉटनिस्ट ने स्टार्ट करी थी, जिसमें प्रत्येक वर्ग मीटर के भीतर 2 से 4 प्रकार के देशी पेड़ को लगाना शामिल होता है। ये मियावाकी पर्सन का नाम था। जिससे क्या होगा कि ये जो पेड़ है वो 3 साल के भीतर भीतर अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे और अपनी लंबाई में बढ़ने लग जाएंगे। इससे होगा क्या, तापमान कम करना, वायु ध्वनि प्रदूषण को कम करना, स्थानीय पक्षियों और कीड़ों को आकर्षित करना, कार्बन सिंक बनाना, इन सब में आपको धीरे धीरे करके जो है वो मदद मिलती रहेगी। ठीक है भाई, सारी स्टेटमेंट ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए इसमें से। तो इनकरेक्ट इसमें से कोई भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी ठीक लिखी हुई है। मियावाकी मेथड जो है ये पहले भी इस प्रकार का कोई ना कोई सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है। मुझे ऐसा याद सा आ रहा है। क्वेश्चन जो था कुछ इसी टाइप का था कि ये अकीरा मियावाकी ने जो ये स्टार्ट किया था, जापान के थे ये, जो कि प्लांट की पूरे उसके लिए बहुत ज्यादा थे, नेचुरल फॉरेस्ट के ऊपर काम करना इन सब चीजों में। बाकी हिरोशिमा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, तो इन्होंने यहाँ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करे और इन्होंने बताया कि हम किस तरीके से प्लांट्स में, स्पीशीज में नई नई चीजों को कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक के नाम से जाना जाता है, ताकि घने जंगलों को और आपके खुद के जंगलों को, आपके खुद के पेड़ पौधों को शामिल करके आप नई तरीके से यहाँ पर एक प्लांट का सिस्टम तैयार कर सकते हैं। ये है मियावाकी मेथड इस पूरे में। ठीक है भाई, ये देखेंगे सब लोग इस तरीके से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में सीड्स को सिलेक्ट करिए और फिर उसको शेड में जाके नर्सिंग करके जर्मिनेट करिए सीड्स को, और फिर धीरे धीरे करते करते जो है फॉरेस्ट को यहाँ पर पूरा एक तैयार करवा दीजिए। अगला है हमारा इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। अभी स्टैटिस्टिक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में है। अब इसमें ये क्यों न्यूज में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग भी सब जानते हैं कि इंडिया को यूएन की स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दिया गया अगले 4 सालों के लिए। तो अभी हमारे यहाँ पर एक चीज और न्यूज में है, इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन, इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन है CR राव। इनको 102 साल की उम्र में अभी स्टैटिस्टिक्स के इक्विवेलेंट जो है इंटरनेशनल प्राइज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये अभी बिल्कुल रिसेंटली ही न्यूज है। इनको नोबेल प्राइज मिला है इसके ऊपर, CR राव जिनका नाम है यहाँ पर कल्याणपुडी राधाकृष्णन राव। मैथमेटिशियन भी है, स्टैटिस्टिशियन भी है।
इन्होंने जो 75 सालों से जो पूरा इस चीजों में काम किया है, उसके लिए यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया। $80,000 का अवार्ड दिया है। साथ ही साथ इनको वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स कॉन्फ्रेंस जो कनाडा में हुई थी, वहां पे इनवाइट करके उनको ये पूरा दिया गया है। इन्होंने जो है स्टैटिस्टिक्स के लिए काफी सारी चीजों को बताया है। इनके मेथड्स को आज भी यूज किया जाता है। साथ ही साथ इंडिया में जो है स्टैटिस्टिक्स के लिए जाने जाते हैं एक पर्सन जिनका नाम है महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ये इंडिया के फादर कहे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये पर्सन भी याद रखिएगा। इनके बर्थडे पर भारत में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, भारत राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी ये मनाया जाता है। ये भी फैक्ट आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। इससे भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? सेकंड, सॉरी, बोथ करेक्ट है इसके अंदर, सी आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि दोनों ठीक है। यहाँ पर 2016 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये सब आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये जो दो क्वेश्चन है आज के, ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। आई विल से कि हर कोई इसको जरूर तरीके से पढ़ के जाए। इस दोनों क्वेश्चन को अपने नोट्स में जरूर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, इन सबको लिख लीजिए यहाँ तक पूरा। ये आप लोगों से इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली पूछा जा सकता है। चलिए, यहाँ तक था हमारा पूरा आज का लेक्चर। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। अगर इस तरीके की आपको पीडीएफ डेली के लिए चाहिए होती है तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको सारी ये जो पीडीएफ जो यहाँ पर आपको कंटेंट की है, सारे टॉपिक्स की पीडीएफ जो है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। आप चाहें तो वो पेड ग्रुप ज्वाइन करके अपने पीडीएफ को पढ़ना और वो सारी चीजों से रिवीजन करना, वो आप देख सकते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये थे आज के हमारे पूरे टॉपिक्स। आगे मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी आगे की चीजों को बढ़ने के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।